हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेसफुल एकेडमी पर। मैं राहुल मिश्रा आज डिस्कस करने जा रहा हूं ग्राम विकास की क्लास 2 के बारे में। गाइस, इससे पहले हम ग्राम विकास की क्लास 1 कवर कर चुके हैं। हमने बहुत ही अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें समझा। हमने ग्राम विकास का इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें कवर किया था। तो गाइस, आज हम क्लास 2 करेंगे। हमने क्लास 1 में राजस्व परिषद के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 2 है हमारी। तो आज हम जानते हैं राजस्व परिषद के प्रमुख अधिकारियों के बारे में। हमने समझा था कि राजस्व परिषद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी और राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई, उन सभी पहलुओं पर हमने ध्यान दिया था। आज हम जानते हैं राजस्व परिषद के प्रमुख अधिकारियों के बारे में। राजस्व परिषद के प्रमुख अधिकारी गण के बारे में। राजस्व परिषद के प्रमुख अधिकारी गण के बारे में। तो गाइज, अगर बात करें तो राजस्व परिषद को चलाने के लिए कुछ सदस्यों की और कुछ अधिकारियों की आवश्यकता होती है, जो कि मिलकर एक बड़े संगठन को स्थापित करते हैं और फिर राजस्व परिषद अपने प्रशासनिक व न्यायिक कार्यों को अंजाम देता है। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर के माध्यम से कि कौन कौन से अधिकारी इसमें सम्मिलित होते हैं। अगर बात करें, मैं एक तरफ मंडल स्तर के अधिकारियों की बात करूंगा और एक तरफ हम देखेंगे जिला स्तर के अधिकारियों के बारे में। तो यहाँ पर गाइस, एक तरफ हम मंडल स्तर के अधिकारी देखते हैं और एक तरफ हम देखते हैं जिला स्तर। अगर बात करें तो मंडल स्तर पर सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो होता है मंडलाधिकारी। मंडलाधिकारी जिसे हम मंडलायुक्त भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको गाइस कमिश्नर बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम? कमिश्नर। अगर बात करें मंडलाधिकारी, जिसे हम मंडलायुक्त भी बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंडलायुक्त भी बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमिश्नर बोलते हैं। तो ये मंडल का प्रतिनिधि होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मंडल का प्रतिनिधि कौन होता है, तो मंडल का प्रतिनिधि मंडलाधिकारी या मंडलायुक्त या कमिश्नर होता है। अगर बात करी जाए तो यह मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अब मंडल क्या होते हैं गाइस? जैसे भारत को राज्यों में बांटा गया है, ऐसे ही राज्य जिलेवार क्रम से जिलों में बांटता है। आप बोल सकते हैं जिस प्रकार से भारत में राज्यों का विभाजन किया गया है, ऐसे ही राज्यों में जिलों का विभाजन किया गया है और कई सारे जिलों को मिलाकर के एक मंडल को स्थापित किया जाता है। तो उसी मंडल का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे हम मंडलाधिकारी या मंडलायुक्त या कमिश्नर बोलते हैं। तो मंडल का यह प्रतिनिधि होता है। चलिए हम बात करते हैं सेकंड रैंक पर कौन होता है। तो सेकंड रैंक पर होता है अपर मंडलायुक्त। अपर मंडलायुक्त सेकंड नंबर पर आता है अपना अपर मंडलायुक्त, जिसे हम एडिशनल कमिश्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशनल कमिश्नर। गाइस, नोट्स बनाते चलिएगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको नोट्स बनाने से ही याद हो जाएंगी। तो इसके नीचे आता है अपर मंडला आयुक्त। यह किसकी सहायता के लिए बनाया जाता है? तो यह मंडला आयुक्त की सहायता या कमिश्नर की सहायता के लिए बनाया जाता है। आपको बस इतना ही याद रखना है। मंडलायुक्त जो कि मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, या हम बोल सकते हैं मंडल का प्रतिनिधि होता है। इसके नीचे कौन काम करता है? तो अपर मंडलायुक्त काम करता है, जिसे हम एडिशनल कमिश्नर बोलते हैं या अपर मंडलायुक्त बोलते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा भी बन सकता है कि मंडलायुक्त की सहायता के लिए कौन बनाया जाता है? तो अपर मंडलायुक्त। या क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि अपर मंडलायुक्त किसकी सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है? तो आप बताओगे मंडलायुक्त की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं जिला स्तर पर अधिकारियों को। बात करें तो जिला स्तर पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वह है जिलाधिकारी।
कौन होता है? जिला अधिकारी, जिसे हम इंग्लिश में डीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएम, या इसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम भी बोलते हैं। इसको हम कलेक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कलेक्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक और नाम, इसको हम जिला कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, इस चीज़ों को रटना नहीं है, हमें समझना है। अगर आप समझोगे तो आसानी से चीज़ें याद होती चली जाएंगी। आप भी किसी ना किसी ज़िले में रहते होंगे, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट झांसी से बिलोंग करता हूँ और मेरे यहाँ जिलाधिकारी हैं, और जो जिलाधिकारी हैं वही ज़िले की शांति व्यवस्था को संभालने का कार्य करते हैं। तो आप भी किसी न किसी ज़िले से बिलोंग करते होंगे, तो आपके ज़िले का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो आपके जिलाधिकारी ही होते हैं। तो बात करें तो इसको जिला कलेक्टर बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं कि जिलाधिकारी नियुक्त होता है तो वह कहाँ से नियुक्ति होती है इसकी? तो जिलाधिकारी या तो भारतीय प्रशासनिक परीक्षा से चयनित होता है, भारतीय सिविल परीक्षा से चयनित होता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि वह भारतीय प्रशासनिक परीक्षा के द्वारा चयनित होता है, यानी आईएएस के एग्जाम को क्रॉस कर करके वो जिलाधिकारी नियुक्त हो सकता है। इस परीक्षा को वो पास करेगा, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसको वो पास करेगा, ठीक है। इसका बहुत कार्य हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो वह राज्य सिविल परीक्षा, राज्य सिविल परीक्षा से भी हो सकता है, यानी वो राज्य सिविल परीक्षा से भी हो सकता है, लेकिन पदोन्नति पा करके वो जिलाधिकारी बन सकता है। तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि राज्य सिविल परीक्षा से पदोन्नति पाकर वह जिलाधिकारी बन सकता है। तो हम बोलेंगे वह भारतीय प्रशासनिक परीक्षा से चयनित होता है या फिर राज्य सिविल परीक्षा का पदोन्नति प्राप्त करके वह इस पद को प्राप्त करता है। तो हमने देखा कि जिलाधिकारी की नियुक्ति कैसे होती है, वह किन किन परीक्षाओं से और किन किन परीक्षाओं को पास करके इस पद पर नियुक्ति पाता है। अब हम देखते हैं कि जिलाधिकारी के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो जिलाधिकारी का जो सबसे बड़ा प्रमुख कार्य है वो आपको याद रखना है, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य होता है। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो आपको बताना है कौन होता है? जिलाधिकारी। जिले का प्रतिनिधि कौन होता है? तो जिलाधिकारी। मंडल का प्रतिनिधि कौन होता है? तो मंडलाधिकारी या फिर मंडलायुक्त होता है। लेकिन अगर जिले का प्रतिनिधि तो जिलाधिकारी होता है, या जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। इसको सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्य सौंपे गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भूलेखों का जो रखरखाव होता है, रखरखाव, उसका उत्तरदायित्व भी इस पर होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, नोट्स में इसको आप ऐड कर लीजिए कि जिले में वह शांति व्यवस्था बनाए रखता है। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि जिले की में शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रमुख उत्तरदायित्व किसका होता है, तो आपको बताना है जिला अधिकारी का होता है। इसके अलावा अगर ये भी आ जाए भूलेखों का रखरखाव किसका उत्तरदायित्व होता है, तो आपको बताना है जिला अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है। भूलेख क्या होते हैं? खसरा, खतौनी, इन्हीं को हम भूलेख बोलते हैं। बात करें तो आजकल जो भूलेख हैं गाइज उनको कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, वो आपको मैन्युअली ऑफलाइन नहीं मिलेंगे। अगर आप इनको निर्गत कराना चाहते हो तहसील स्तर से तो आपको ये केवल कंप्यूटरीकृत ही मिलेंगे। तो आप इसको भी याद करिए कि किसी भी प्रकार के भूलेख अब केवल तहसील स्तर से केवल कंप्यूटरीकृत ही निर्गत किए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है और चीज़ों को समझते चलिएगा जिससे आपको रटने की कोई आवश्यकता ना पड़े। तो हमने देखा जिलाधिकारी के प्रमुख कार्य, कैसे उसकी नियुक्ति होती है। फिर आगे जाकर के जिलाधिकारी के और भी बहुत सारे कार्यों को हम पढ़ेंगे। अभी तो केवल हम अधिकारियों का प्रमुख इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं जिलाधिकारी के नीचे कौन सा अधिकारी कार्य करता है इसके निचले स्तर पर। तो गाइस हम देखते हैं अब जिलाधिकारी के निचले स्तर पर कौन कार्य करता है। तो जिलाधिकारी के निचले स्तर पर जो कार्य करता है वो होता है आपका अपर जिलाधिकारी। कौन होता है? अपर जिलाधिकारी।
हमने देखा मंडलायुक्त, अपर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और उसके नीचे होता है अपर जिलाधिकारी, जिसे हम बोलते हैं एडीएम। क्या बोलते हैं? एडीएम। ठीक है। अगर गाइज हम बात करें अपर जिलाधिकारी की, तो आपको केवल अपर जिलाधिकारी में इतना ही याद रखना है कि अपर जिलाधिकारी को या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिलाधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। किसकी सहायता के लिए किया जाता है? तो जिलाधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। बस इससे केवल यही एक क्वेश्चन बनेगा, यानी जिलाधिकारी जो भी कर्तव्य सौंपता है अपर जिलाधिकारी को, जो भी कार्य सौंपता है, तो उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वह उन कार्यों को सही तरीके से निभाए या उन कार्यों को करे। तो इसका इतना ही कार्य होता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अपर जिलाधिकारी किसकी सहायता के लिए नियुक्त होता है, तो आपको बताना है जिलाधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त होता है। चलिए गाइस हम देखते हैं अपर जिलाधिकारी के निचले स्तर पर कौन सा अधिकारी होता है। तो उसके निचले स्तर पर आता है आपका उप जिलाधिकारी। उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, इसके बारे में हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ना है उप जिलाधिकारी के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं उप जिलाधिकारी के बारे में। चलिए हम बात करते हैं उप जिलाधिकारी। उप जिलाधिकारी, इसको गाइज हम इंग्लिश में बोलते हैं एसडीएम। क्या बोलते हैं? एसडीएम। इसको इंग्लिश में एसडीएम कहा जाता है। एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसडीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसको कहा जाता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसका एक और नाम गाइज आप याद रखेंगे, उप संभागीय अधिकारी। उप संभागीय अधिकारी, इसको भी आप याद रखिए। इसको उप संभागीय अधिकारी भी बुलाया जाता है। और क्यों कहा जाता है इसको उप संभागीय अधिकारी? क्योंकि और राज्यों ने जिलों को बांटा है। किसको बांटा है? जिलों को बांटा है। ठीक है। और जिले जो होते हैं वो पुनः इन जिलों को मंडलों में विभाजित किया जाता है, सॉरी उपमंडलों में विभाजित किया जाता है। किसमें किया जाता है? उपमंडलों में। तो इन उपमंडलों को ही हम क्या बोलते हैं? उपसंभाग बोलते हैं। तो इसका जो अधिकारी होता है वही क्या कहलाता है? उपसंभागीय अधिकारी कहलाता है। अब अगर बात करें हम एसडीएम की, एसडीएम के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो एसडीएम का प्रमुख कार्य होता है तहसील स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना। तहसील स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना। अगर बात करें तो जो कार्य एक जिलाधिकारी का अपने जिले के लिए होता है वही कार्य एक उप जिलाधिकारी का अपने तहसील स्तर के लिए होता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिलाधिकारी जो भी कर्तव्य करता है, जो भी कर्तव्यों का निर्वहन करता है एक जिले के लिए, उन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए वह उप जिलाधिकारी से भी कहता है। यानी वो स्वयं भी कर्तव्य करता है और उप जिलाधिकारी से भी करवाता है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे तहसील स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का एक कार्य करता है। अगर बात करें तो यह राज्य सिविल परीक्षा, यानी हम बोल सकते हैं जो पीसीएस की परीक्षा होती है उसको ये पास करता है, उससे इसका चयन होता है। ठीक है। तो ऐसा बोलेंगे राज्य सिविल परीक्षा, राज्य प्रशासनिक परीक्षा, राज्य प्रशासनिक परीक्षा के द्वारा ये चयनित होता है, और जिलाधिकारी में गाइस हमने क्या देखा था कि वह या तो राज्य सिविल परीक्षा से पदोन्नति प्राप्त करता है, राज्य सिविल परीक्षा के द्वारा वह चयनित होता है, पर पदोन्नति प्राप्त करके जिलाधिकारी के पद पर नियुक्ति पाता है। और डायरेक्ट भी हुआ है, और इसके जो आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है यानी भारतीय प्रशासनिक परीक्षा, उसके द्वारा डायरेक्ट वो चयनित होता है जिलाधिकारी के पद के लिए, लेकिन उप जिलाधिकारी में ऐसा नहीं होता है। चलिए और कार्यों के बारे में हम जानते हैं उप जिलाधिकारी के। तो अगर बात करें भूमि विवाद, सीमांकन, बंटवारा, इस प्रकार के जो वाद होते हैं वो भी एसडीएम कोर्ट में चलाए जाते हैं, या उप जिलाधिकारी न्यायालय में भूमि विवाद, सीमांकन, बंटवारा इस प्रकार के वाद चलाए जाते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, किसके न्यायालय में? तो उप जिलाधिकारी न्यायालय में चलाए जाते हैं। ठीक है।
इसके बारे में हम समझेंगे बाद में ये सब होते क्या हैं, उसकी न्यायिक पहलुओं पर भी हम नज़र डालेंगे। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं सभी अधिकारियों का। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ग्राम विकास संबंधी मुद्दे होते हैं, जैसे आपके ग्राम प्रधान हो गए व उनके सदस्य हो गए, उनके जो निर्वाचन संबंधी मुद्दे होते हैं, ग्राम प्रधान व उनके सदस्यों के जो निर्वाचन संबंधी मुद्दे होते हैं, उनकी याचिकाओं की सुनवाई भी उप जिलाधिकारी के न्यायालय में की जाती है। इसका अधिकार भी किसको होता है? उप जिलाधिकारी को होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो गाइस हमने देखा कि एसडीएम कोर्ट में कौन कौन से न्यायिक कार्य संपन्न होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि यह क्या कार्य करता है और किसके निचले स्तर पर कार्य करता है। तो ये अपर जिलाधिकारी के निचले स्तर पर होता है। ठीक है, तो गाइस हम जानते हैं एसडीएम के निचले स्तर पर कौन कार्य करता है। आइए हम जानते हैं करता है। हमने क्रमबद्ध देखा, पहले मंडलायुक्त, उसके नीचे अपर मंडलायुक्त, फिर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी जिसे हम एडीएम बोलते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर उसके नीचे एसडीएम यानी उप जिलाधिकारी। अगर बात करें उप जिलाधिकारी के निचले स्तर पर कौन कार्य करता है, तो इसके निचले स्तर पर कार्य करता है तहसीलदार। कौन कार्य करता है? तहसीलदार। तो आइए गाइस हम तहसीलदार को अब समझने वाले हैं कि तहसीलदार के क्या क्या कार्य होते हैं। तहसीलदार, सबसे पहले हम इसकी शब्दावली पर ध्यान देते हैं। अगर आप इसकी शब्दावली को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तहसीलदार का प्रमुख कार्य होता क्या है। बात करें अगर तहसीलदार, तो यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो तहसील और एक दार। तहसील का मतलब जो है गाइज वो आपका होता है कर संग्रह। और ये जो तहसीलदार शब्द है इसका जो चलन है वो बहुत ही प्राचीन समय से ये चलन में है। बात करें तो मुग़ल काल के टाइम से ये अस्तित्व में आया। और मुग़ल काल जो था उस टाइम में इसकी बड़ी भूमिका होती थी। जो कर की उगाही होती थी उसके लिए इस पद को बनाया गया था। तो जो तहसील होती थी उसमें कर का संग्रह रखा जाता था और जो दार होता था वो उसको ग्रहण करने वाला होता था, जो उसको ग्रहण करता था या उसका जो धारक होता था। और इन दोनों शब्दों से मिलकर बना तहसीलदार, यानी कर संग्रह को जुटाने वाला, ग्रहण करने वाला कहलाता है तहसीलदार। तो इन दोनों को ही हम ऐड कर देते हैं तो बन जाता है कर संग्राहक, या फिर जिसे हम बोलते हैं तहसीलदार। तो गाइज आपको ये भी याद रखना है कि तहसीलदार को कर संग्राहक के नाम से भी पुकारा जा सकता है, क्योंकि वह कर की उगाही करता है अपने तहसील स्तर पर। बात करें तो ये शब्द जो है गाइज वो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का यह शब्द है। तो आपको ये भी याद रखना है अरबी भाषा से उत्पन्न है तहसीलदार, और मुग़ल काल के टाइम से ये चला आ रहा है। बड़ा ही चर्चित पद हुआ करता था मुग़ल काल के टाइम में। चलिए गाइस अब हम बात करते हैं तहसीलदार जो होता है इसको कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं। तो आपको याद रखना है जो तहसील स्तर या तालुका स्तर जिसको हम तहसील स्तर बोलते हैं का जो प्रशासनिक कार्य होता है, तालुका स्तर का जो प्रशासनिक कार्य होता है वह तहसीलदार के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? वह तहसीलदार के अधीन होता है। आपको याद रखना है कि तालुका स्तर का जो भी प्रशासनिक कार्य होता है वह तहसीलदार के अधीन होता है। अगर बात करें तो भू राजस्व संबंधी, इसको भी आप याद रखेंगे, भू राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई भी करता है। आप इसको भी याद रखें कि भू राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई भी यह करता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भू राजस्व संबंधी मामले हैं वह तहसीलदार के न्यायालय में सुने जाते हैं। आप इसको ऐसे ही भी याद रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या भू राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई करने का अधिकार और तहसीलदार को है, तो आप बताएंगे हाँ, तहसीलदार के न्यायालय में इस प्रकार के जो मामले हैं वो सुने जाते हैं और उसे अधिकार होता है इन मामलों की सुनवाई करने का।
तो गाइज हमने तहसीलदार समझा कि तहसीलदार की क्या प्रमुख भूमिका होती है। चलिए गाइज अब हम जानते हैं तहसीलदार के निचले स्तर पर कौन कार्य करता है। तो तहसीलदार के निचले स्तर पर कार्य करता है गाइज नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार, आपको नायब तहसीलदार में केवल इतना ही याद रखना है कि जो नायब तहसीलदार होता है उसे तहसीलदार की सहायता के लिए ही नियुक्त किया जाता है। जो भी कर्तव्य तहसीलदार के द्वारा नायब तहसीलदार को सौंपे जाते हैं उनका वह निर्वहन करता है, ठीक है। और बस इतना ही याद रखिए कि इसको इसकी सहायता के लिए बनाया जाता है। जैसे अपर मंडलायुक्त यानी एडिशनल कमिश्नर को मंडलायुक्त की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या अपर जिलाधिकारी को जिलाधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। ऐसे ही जो नायब तहसीलदार होता है उसे तहसीलदार की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो नायब तहसीलदार में ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। चलिए हम देखते हैं नायब तहसीलदार के निचले स्तर पर कौन कार्य करता है, ठीक है। तो नायब तहसीलदार के निचले स्तर पर कार्य करता है उसे हम बोलते हैं कानून गो। क्या बोलते हैं? कानून गो, या इसको बोला जाता है राजस्व निरीक्षक। क्या बोलते हैं? राजस्व निरीक्षक, जो कि नायब तहसीलदार के निचले स्तर पर कार्य करता है। तो आइए चलिए बात करते हैं हम राजस्व निरीक्षक की। राजस्व निरीक्षक जिसे क्या बोला जाता है, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं कानून गो। क्या बोला जाता है? कानून गो। बात करें राजस्व निरीक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है आपके जो खसरा खतौनी आदि पर खसरा खतौनी आदि पर नियंत्रण का इसका काम होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो खसरा खतौनी होते हैं इसका यह प्रमुख निरीक्षक होता है। इसको अधिकार दिया गया है कि खसरा खतौनी पर संरक्षण यह करे, इसका निरीक्षण यह करे, ठीक है। तो इसका यह प्रमुख कार्य होता है। खसरा खतौनी को हम बोलते हैं भूलेख, ये भूलेख ही तो है एक प्रकार के। तो इसका एक और नया नाम फिर आ गया भूलेख निरीक्षक। इसका एक और नाम आ गया भूलेख निरीक्षक। तो आपको याद रखना है कानून गो, राजस्व निरीक्षक या भूलेख निरीक्षक, ये एक ही बात होती है, ठीक है। और कानून गो को एक और अधिकार होता है, इसके निचले स्तर पर जो लेखपाल काम करता है उसका पर्यवेक्षण करने का भी अधिकार होता है। तो आप ऐसा भी याद रखेंगे, लेखपालों जिन्हें हम पटवारी भी बोलते हैं, ठीक है। कई राज्यों में आज भी इसको पटवारी बोला जाता है। लेखपाल या पटवारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करने का अधिकार होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। यानी जो राजस्व निरीक्षक होता है उसे खसरा खतौनी आदि पर नियंत्रण का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है, उसका प्रमुख अधिकारी होता है, इसलिए इसको भूलेख निरीक्षक के नाम से भी जाना जाता है। लेखपालों पटवारी के कार्यों का यही पर्यवेक्षण करता है। चलिए गाइस जब हम जानते हैं कि राजस्व निरीक्षक के निचले स्तर पर कौन कार्य करता है, यहाँ गाइस थोड़ी जगह नहीं है, स्पेस नहीं, इसलिए यहाँ पर हम समझते हैं इसके निचले स्तर पर कार्य करता है लेखपाल। कौन कार्य करता है? लेखपाल, जिसे हम क्या बोलते हैं? पटवारी। जिस एग्ज़ाम की गाइस हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी लेखपाल की, वो यहाँ पर आता है। मंडलायुक्त से लेकर मैंने सभी जितने भी अधिकारी हैं उनको यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज आपके सामने रखा है। तो आप देखो मंडलायुक्त, अपर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो और उसके निचले स्तर पर लेखपाल या पटवारी। गाइस अगर बात करें तो ये पटवारी जो है कई राज्यों में इसको पटवारी के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो लेखपाल का प्रमुख कार्य क्या होता है हम देखते हैं। इसका प्रमुख कार्य होता है अपने कार्यक्षेत्र में इसको एक कार्यक्षेत्र सौंपा जाता है। गाइस आपके यहाँ भी तहसील होगी, वहाँ पर लेखपाल होंगे और आपने देखा होगा कि आपके गांव के अलग लेखपाल होंगे, दूसरे के गांव के अलग लेखपाल होंगे और आपके गांव का कार्य केवल लेखपाल ही संभालेंगे। तो अपने कार्यक्षेत्र में भूलेख तैयार करने का एक काम करता है, भूलेख तैयार करने का कार्य करता है। गाइस यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, भूलेख निरीक्षक है, राजस्व निरीक्षक या कानून गो उसका ये नाम है। और यहाँ पर भूलेख तैयार करने का जो कार्य है वो लेखपाल करता है। भूलेख तैयार करने का कार्य कानून गो नहीं करता है, वो है केवल उनको संरक्षण या उन पर नियंत्रण का उसका काम होता है, यानी वो उसका निरीक्षक है,
ठीक है। और लेखपाल निरीक्षक नहीं है, वो भूलेख तैयार करता है और जो भी रिपोर्ट होती है वो राजस्व निरीक्षक को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो भी कार्य होता है उसका पर्यवेक्षण कौन करता है, कानून को या राजस्व निरीक्षक करता है। तो गाइज लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र में भूलेख तैयार करने का कार्य करता है और जो भी रिपोर्ट होती है वो आगे फिर प्रोसेस करता है। अब लेखपाल के बारे में गाइज हम वैसे भी डीपली पढ़ने वाले हैं आगे जाकर कि इसके और क्या क्या कार्य होते हैं, क्योंकि हम यूपी लेखपाल एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ही ग्राम विकास पढ़ रहे हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। हमने आज अधिकारियों के बारे में जाना जो कि राजस्व परिषद के प्रमुख अधिकारी हैं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे लेक्चर के साथ। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखें अपना और अपनी